नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज विशेष मुलाकात में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है शाहिद हुसैन लाहौरी जी। और लाहौरी जी से आज हम मुलाकात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आज विश्व जनसंख्या दिवस है और ये डेमोग्राफी के एक्सपर्ट हैं, बल्कि इनके पास जो आंकड़े हैं, इनके पास जो बातें हैं और इन्होंने जो ताउम्र जो अपनी स्टडी की है, उन स्टडी को जनता के सामने, देश के सामने लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनकी जो भी स्टडी है, इनका जो भी रिसर्च है, वो जनता के हित में है, देश के हित में। इसलिए आज मैंने इन्हें अपने इस विशेष प्रोग्राम में बुलाया। शायद इनके नाम से और इनके चेहरे से आप परिचित नहीं होंगे, लेकिन आज जब इनसे बात होगी और जब ये बात करेंगे तो शायद आप इनके नाम को भी याद रखेंगे और इनके चेहरे को भी आप याद रख पाएंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए लाहौरी जी। जो चीज़ें आपकी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, मैं जो परिचय दूंगा तो शायद कुछ चूक हो जाए, कुछ छूट जाए। मैं कहूँगा कि अपना परिचय एक बार आप खुद हमारे दर्शकों को दें और आपका कैमरा ये है, मैं कहूँगा एक बार अपना परिचय खुद दें। मेरा नाम शाहिद हुसैन जी। मैं जनपद मुजफ्फरनगर के गांव लोहारी खुर्द का, आपको लाहौर याद रहा, वो लोहारी खुर्द गाँव हूँ। हाँ। मेरी शिक्षा दीक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हुई और वहीं से मैं हिंदी माध्यम के विषय को लेकर रेस्टिकेट हुआ। उसके बाद मैं हाई कोर्ट में लड़ा। मैं इस तरह के जो भी राष्ट्रीय विषय हैं, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण हो, क्षेत्रीय राजनीति हो, अराजकतावादी तथाकथित पॉलिटिकल पार्टी हो जो देश के अहित के लिए हमेशा काम करते हैं, रास्ता रोको, रेल रोको, सार्वजनिक विकास रोको, उन लोगों के विरुद्ध काम करने एक कर्तव्य अपना समझता हूँ। उनके विरुद्ध शायद काम आज चूंकि विश्व जनसंख्या दिवस है, इसलिए शुरुआत मैं करूँगा डेमोग्राफिक चेंज से, क्योंकि इसकी चर्चा हो रही है और इससे हम और आप सब जो है प्रभावित भी हो रहे हैं। जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है और आप चूँकि शाहिद हुसैन हैं, आप जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी के बारे में कहा था कि वो अपना पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही तेज़ी से एग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं और इससे जो है एक डेमोग्राफिक इनबैलेंस जो है वो पैदा हो रहा है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? वो यानी जनसांख्यिकी के परिवर्तन के वो अकेले दोषी नहीं है। मैं आपको स्मरण करा दूं, संभवतः आपको ये, मुझे नहीं पता जानकारी है या नहीं, उम्र के हिसाब से 1970 के लगभग एक केंद्र सरकार के नीतिगत निर्णय लिया था, बच्चे दो ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार, इस तरह का स्लोगन पूरे देश के दीवारों पर छाप दिया गया था, जिसे सहज स्वभाव से हिंदू समाज ने ग्रहण किया। शिक्षा, आर्थिक क्षेत्र में विकास किया। यानी चूँकि हमारे पास संसाधन जितने केंद्र सरकार, राज्य सरकार के पास थे, IIT या शैक्षणिक संस्थान, मेडिकल, उसमें हिंदू के लड़के बहुत गए, उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज वो घटती हुई जनसंख्या हिंदू के लिए अपना आप ही सिरदर्द बनती जा रही। मुसलमान ने उन सिद्धांतों को धारण नहीं किया, उसने उस 1970 के सिद्धांत को, बच्चे दो ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार, इन सब चीज़ों को ग्रहण नहीं किया। इसी कारण, वरना ऐसा नहीं है, पहले भी हिंदुओं में भी बच्चे पूरे होते थे। आप अपनी जनरेशन से पहले मैं किसी से पूछा, हमारे पिताजी और 5 भाई थे, 4 बहन। आपके पिताजी, आप 6 हैं तो आपके पिताजी और 9 रहे होंगे, पापा जी और 11 रहे होंगे। तो ये एक सैद्धांतिक जो यानी जो जनसांख्यिकीय परिवर्तन आया, ये 1970 के बाद आया। क्योंकि मैंने जनपद मुजफ्फरनगर, विशेष रूप से वेस्टर्न यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश, इसके गांव-गांव का मैंने अध्ययन किया। अगर मैं एक एक करके गांव गिनाऊं, जैसे मुजफ्फरनगर में पहले कंबाइन जिला था, ये 813 गांव थे, 4 तहसील थी, उनका परिवर्तन, बराबर में बिजनौर का परिवर्तन, जैसा बिजनौर में नजीबाबाद, आपका नगीना, जो मूल जिले, जो मूल तहसीलें थी, जहां हिंदू बहुसंख्यक था, उसकी बहुसंख्या के आधार पर लगा लें, अगर वो 50% से ऊपर था तो आज उसकी आबादी उन क्षेत्रों में 35% से लगभग नीचे जा ली। इसी प्रकार जहां मुसलमान 35% था, वो 52% के करीब आ लिया। अगर आप कंपैरेटिव स्टडी मेथड, रिसर्च के 2 मेथड है, डिडक्टिव और इंडक्टिव, बरखे लगा कर या बोरी फाड़ कर, आप किसी गांव से गांव, जनपद तहसील, उसका तुलनात्मक अगर अध्ययन करेंगे, भारत सरकार या एक सामान्य जन जो आपका विश्लेषण करने का तरीका, मुसलमान का तुलनात्मक अध्ययन करने का, आपका जालंधर, पंजाब के वे जिले जो पाकिस्तान 1947 में वहाँ से उड़कर मुसलमान जा चुके थे, उसके साथ तुलनात्मक अध्ययन करने का औचित्य क्या? अगर मुसलमान का तुलनात्मक अध्ययन करना, आप मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना, हजारीबाग, धनबाद, किशनगंज, उससे ऊपर पटना, पूरा बिहार का, पूरा वही जो नेपाल का बॉर्डर मिलता था, उत्तर प्रदेश, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली। तो तुलनात्मक अध्ययन आप उन्हीं जिलों का तो करेंगे जहाँ मुसलमान 35, 40, 30, 70 इस तरह का था। इस तरह का, बिल्कुल। आप वहाँ जब देखेंगे
तब आपको ये दिखाई देगा ये परिवर्तन है। उसी जब आप उस वक्त पूरे देश पर कैलकुलेट कर देंगे तो वो मात्र ग्रोथ डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगी। तो वो आप अगर इसकी तुलना करेंगे मद्रास से जाकर के करेंगे, साउथ के स्टेट के जाएंगे तो वो चीजें डाइल्यूट। अब इसका मैं दूसरा तुलनात्मक अध्ययन बता दूं। सपोज 1947 के बाद दिल्ली के मुसलमान की आबादी 6% के करीब थी, आज 11% से ऊपर। अब ये 4%, ये तो एक मतलब एक माल्थस का सिद्धांत है, आबादी बढ़ना गुणनात्मक दृष्टि से ये पता चलेगा आपको 20 साल के बाद। आज अगर मान लो एक पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक शौक रहा हमेशा, विशेष रूप से जाट जाति को, हरित प्रदेश, उन्हें ये भ्रम था कि हम हरित प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो बढ़ना मुश्किल है। जब उन्होंने कैलकुलेट किया, इसमें लगभग 14 या 15 जिले समझो, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, कंबाइन मेरठ, मतलब जिसमें हापुड़, गाजियाबाद, ये सारे, उसके बाद बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, इसमें लगभग 4.5 करोड़ से ऊपर मुस्लिम की आबादी, यानी आज अगर लगा लें तो 45% के करीब मुसलमान। आने वाले 20 साल के बाद वो 1 या 2 बार तो मुख्यमंत्री होंगे चौधरी साहब, उसके बाद वो कभी उसके बाद वो कभी मुख्यमंत्री। एक चीज शाहिद साहब आपने भी बताया कि जी जो हमारे दो जो है, ये सिद्धांत जो है हिंदुओं ने माना, मुसलमानों ने नहीं माना जी। तो मुसलमानों ने जो नहीं माना तो क्यों नहीं माना? क्या उन्होंने कुछ टारगेट लेकर के चला हुआ था? क्या उनकी कम्युनिटी में कोई ऐसी चीज़ है, किसी टारगेट पे पहुंचना है, कोई लक्ष्य? गजवाए हिंद की बात मैं कर रहा हूँ, जो गजवाए हिंद की बात जो करते हैं मुसलमान, तो क्या ये उसी का हिस्सा था कि आबादी बढ़ाना है और गजवाए हिंद करना है? एक सीमा तक तो तब मुसलमान को 1947 में जब उसने सत्ता खो दी थी, सत्ता के साथ सम्मान, आर्थिक क्षेत्र बहुत पिछड़ गया था। अगर मैं मुजफ्फरनगर या आसपास की बात करूं तो एक जमाने तक मुसलमान ने खूब ज़मीनें बेची, संभवतः उसे अपने अस्तित्व का यहाँ ज्ञान नहीं था। लेकिन 1990 के बाद विदेश के दरवाजे खुले, भारत में दूसरे क्षेत्र खुले। आज की तारीख में मुसलमान अपने आप को यहाँ स्थापित कर रहा। आबादी के वो जानता है कि आज की तारीख में कोई पानीपत का युद्ध नहीं होगा, कोई खानवा का युद्ध नहीं होगा, बैलेट वार है। आप बैलेट से सत्ता बदलेंगे। ये सत्ता का परिवर्तन आपको और 20 साल के बाद दिखाई देगा। जब मैं आपको वोटर लिस्ट का एक कैलकुलेट बताऊं, सपोज एक सामान्य माप है, केंद्रीय और राज्य चुनाव आयोग और पंच स्थानक कहते हैं इसे, जिला पंचायत प्रधान, इसका एक मानक यानी 60-65% वोटर। मैं ऐसे अनेक गांव मुसलमानों के गिनवा सकता हूं जहां की वोट का एवरेज 50% से भी कम, और वो चुप इसलिए हैं कि ये विस्फोट होगा 2030 के बाद। क्योंकि इस तरीके की चीज़ें आप जो कह रहे हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इस तरीके की चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अभी बिहार में चुनाव होने वाला है और सीमांचल की जो अभी जांच हो रही है, और SIR जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है वोट का, उसमें ये चीज़ सामने आया कि सीमांचल में 100 मुसलमान पे 126 आधार कार्ड है। इसमें अकेला मुसलमानों की संख्या कम है लेकिन आधार कार्ड, इसमें अकेला आप मुसलमान को दोषी इसलिए नहीं ठहरा सकते क्योंकि अभी आपकी लड़ाई जो है वो सिर्फ मुसलमान के खिलाफ दिखाई दे रही। आपके पास जो 30% धर्मनिरपेक्ष हिंदू, जिसने आपका ध्यान उस पर इसलिए नहीं क्योंकि वो आपका भाई है, वो आपका सगा संबंधी। जिस दिन आप, हमारा ध्यान तो है, सुदर्शन का ध्यान तो उन, जिस दिन आप जर्मन राष्ट्रवाद की, इटालियन, जो दुनिया के जो राष्ट्रवादी इस तरह के देश हैं, देखिए आप अगर जर्मन के उस मॉडल को अडॉप्ट कर लें, बर्लिन की दीवार को जर्मन के लोग, पश्चिम जर्मन के लोग, उन्होंने ईस्टर्न जर्मन का कर्जा भी दिया और उस दीवार को तोड़ के घर उठा के ले गए। आज तक वो दोबारा दीवार नहीं बनी। आप वो अभी स्थिति पैदा नहीं कर पाए अपने उस 30% हिंदू के खिलाफ। मैं एक बहुत बड़े पाकिस्तान के एक मौलाना थे, डॉक्टर थे, पढ़े लिखे ज्ञानी आदमी थे, उनकी एक बात को मैं बड़ी ध्यान से सुना। उन्होंने कहा हिंदू में समाहित करने की बहुत बड़ी क्षमताएं हैं, उसका परिणाम आप ये देख सकें। अब जो रावण का गुणगान कर रहा वो भी हिंदू, जो रावण की आलोचना कर रहा वो भी हिंदू, जो भगवान रामचंद्र के साथ है वो भी हिंदू, उन्हीं के साथ ही विवाह हो रहे। ये मुसलमान में संभव नहीं है। मुसलमान में अगर बेसिक सिद्धांत के किसी तो सीआर सुन्नी हो जाता है, वहाँ सीआर सुन्नी नहीं, वो मुर्तद हो जाता है, मुर्तद अपोस्टेट। यानी जब उसका बहिष्कार कर दिया जाएगा तो वो समाज से बिल्कुल बहिष्कृत हो जाएगा, उसके समाज में ही नहीं बल्कि किसी तरह की भी कोई मान्यता नहीं। अच्छा, ये जो चेंजेज हो रहा है, ये तो आपने इतनी स्टडी की है, डीप स्टडी की, और ये आपकी स्टडी जो है वो आपके समाज के खिलाफ जाती है, तो आप जिस में रहते हो जहाँ पे कोई विरोध करता है आपका? नहीं, ये समाज के विरुद्ध कैसे? आप अगर मुसलमान की आबादी बढ़ेगी तो उसके दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस भी, दूसरे परिणाम भी तो हैं।
वो शिक्षा में मुसलमान की आबादी बढ़ रही है, लेकिन इस बात को रिवील तो नहीं करना है ना, वो तो चुपके से बढ़ा रहे हैं। आप रिवील कर रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो कि भाई मुसलमानों की आबादी जो है तेजी से बढ़ रही है। नहीं, यही वो आबादी, सरकार यही आबादी अरब की, इराक की, जॉर्डन की, सीरिया की जो मुस्लिम देश हैं उनकी क्यों नहीं बढ़ रही? वे क्यों आबादी बढ़ाने पर नहीं लग रहे? भारत में उनके खिलाफ, भारत में उनके पक्ष में जो एक माहौल है, आप ये समझ लें उनके दिमाग में है फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। वो हिंदू को जनसंख्या के आधार पर ही तो अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आज की तारीख में उनका मानना यह है कि हिंदू बहुसंख्यक संसाधनों पर काबिज है, प्रशासनिक व्यवस्था पर काबिज है, इसलिए इसे हम राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके, वो राजनीतिक सत्ता प्राप्त होगी, वो पानीपत का युद्ध नहीं होगा, खानवा का युद्ध नहीं होगा, अब चौसा का युद्ध नहीं होगा, बैलेट वार से वो करेंगे तो जनसंख्या बढ़ा करके इसका परिणाम, अगर मुझे नहीं पता आप बिहार के बारे में, लेकिन अगर आप किशनगंज को देख लें तो आप ये मानेंगे कि वहाँ किसी का जितना आसान से संभव नहीं है। हाँ, मुसलमान ही जीतेंगे वहाँ। सपोज रामपुर है, रामपुर आज इस स्थिति में आ चुका है, वहाँ कोई भी जीता ये किशनगंज में तो 68% पॉपुलेशन मुसलमानों की है। अब पूरे सीमांचल में 48% है। 1890 की जनगणना में कितनी थी? 30%। 30% थी। तो आज वो लगभग 70% से ऊपर कैसे चली गई? बिल्कुल। उसके परिणाम क्या होंगे? कैंडिडेट अगर 2 मुसलमान भी खड़े होंगे तो एक हिंदू भी खड़ा होगा, 35% जिस पर वो मुस्लिम पे जाके, तब भी वहाँ हिंदू नहीं जीत पाएगा। ये स्थिति ये पूरा सिस्टम है ये जो बनाया हुआ, इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये हमारी एक तो श्रेष्ठ हमारा संविधान, हमारे संविधान की जो श्रेष्ठता है, विश्व के जितने सैद्धांतिक यानी नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, प्रशासनिक व्यवस्था, उसके बाद उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, उच्च न्यायालय की व्यवस्था, इसमें आप मान लो आप सुदर्शन एक चैनल है जिसे एक आजा की हिंदूवादी, आप इसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर पाने के। अगर भारत सरकार कोई ऐसा कानून ले आवे जिसका 13 बच्चे उन्हें हम दो नागरिक, 2 बच्चों को या 3 बच्चों को एक जो मौलिक सिद्धांत के हिसाब से यानी शिक्षा, शैक्षणिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करेंगे, तो कोई कपिल सिब्बल जैसा एक रीड डालेगा कि साहब ये इसके माता पिता का दोष है, इन पैदा होने वाले बच्चों का क्या दोष है? तो संविधान की रक्षा करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय एकदम डायरेक्शन देगी कि नहीं, इन्हों में मिलने वाली छूट पहले मिलेंगी इनके मुकाबले पर। हाँ, वो तो है। तो आपके पास कोई उपाय तो इसका है ही नहीं आपके पास। तो इसी बात तो सही है, तो संविधान अगर कानून होगा तो कानून का उपाय तो कानून के माध्यम से तो इसके खिलाफ तो फिर संसद से कानून तो बनाया जा सकता है ना। नहीं, उपाय तो वही है। संसद कोई भी सांसदिक मैंने संसदीय व्यवस्था ऐसी नहीं है जो मूलभूत ढांचे में, संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन कर सके। मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करके तो आपने सेकुलरिज्म और समाजवाद, सोशलिज्म तो डाल दिया था आपने, ऐड ही किया ना। हाँ, ऐड किया ना, तो वो भी तो छेड़छाड़ है ना। नहीं, अब आप देखिए छेड़छाड़ को भी परिभाषित कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में कौन बैठे? ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड के पढ़े हुए बच्चे। ठीक है, तो वहां तो न्यायालय में तो लोग चेंज होते रहते हैं ना। कहाँ भाई? वहां तो रिटायर होगा, फिर दूसरा जज आएगा, फिर तीसरा जज आएगा। देखिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की उस व्यवस्था को समझना इतना आसान नहीं। आप सही कह रहे हैं, ये जटिल व्यवस्था है, इसको सुधारना उतना आसान नहीं है जितना हम और आप समझते हैं। ये जटिल व्यवस्था है, लेकिन संविधान के थ्रू ही उस जटिल व्यवस्था का आर्टिकल 368 जो है वो तो आपको अधिकार देता है ना। उस जटिल व्यवस्था में एक और भी तो व्यवस्था, इस व्यवस्था को बदलने के लिए मान लो सपोज आप राष्ट्रवादी पार्टी या बीजेपी को कह रहे, बीजेपी की भी एक विडम्बना, मैं भी शायद ये समझते हैं कि अगर मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ा होता तो मैं भी पंडित जवाहरलाल नेहरू होता, इसलिए मैं अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में पढ़ा रहे। जिस दिन मैं टाटपोरिया के मदरसे में पढ़ाने लगूंगा उस स्कूल की स्थिति सुधर जाएगी। अच्छा, आप जो कह रहे थे मुसलमानों की जो जनसंख्या बढ़ रही है तो इसकी परिणति कहाँ होगी? इसकी परिणति 2050 के करीब दिखाई देगी पूरी। 1937 के अगर इतिहास में आप जाएंगे तो 1937 का आप समझ ले, चाहे बम्बई का दंगा हो जाए, जितने भी दंगे हुए उस वक्त, उसकी परिणति 10 साल के बाद 1947 में दिखाई दी थी। आज ये परिणति जो आपको दिखाई दे रही, अभी तो ये बच्चे जो 8 साल के, 10 साल के, 15 साल के, ये 25 साल के भी तो होंगे। ये जो आपकी आज की तारीख में एक आपने देखा होगा अक्सर, आप जब रिपोर्ट आ गए, चाइना की एक समस्या बनती जा रही, ओल्ड एज। जापान की भी है, जापान की भी वही बच्चे हैं नहीं। तो अभी ये हिंदू समाज पूरा का पूरा फेस करेगा। हर घर में रिटायर आदमी। उपाय आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसका उपाय? इसका उपाय एक ही, हिंदू समुदाय के ये रिटायर लोग नहीं, युवा जनशक्ति को ये बताया जाए तुम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। आपने देखिए, आप हिटलर के आलोचक होंगे, जो कि स्वाभाविक, भारतीय व्यवस्था में पढ़ाया गया। हिटलर जो था दुनिया का विलन था, जर्मन के लिए तो वो हीरो था।
उसने जर्मन के लोगों को खड़ा होना सिखाया, जर्मन के लोगों को लड़ना सिखाया। वो जर्मन जो 1947 यानी सेकेंड वर्ल्ड वार में 40 में बर्बाद हो गया था, आज फिर वो दुनिया की रेस में पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आने लग रहा। तो आप सजेशन क्या देंगे हिंदुओं को कि भाई आप भी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ? उस अपनी जनरेशन में वो चेतना बढ़ाओ। सबसे पहले तो ये चेतना का विषय, वो चेतन कैसे होगा? अभी तो हिंदू की आबादी 1.5 पे चली गई। अगर किसी का एक लड़का हो गया पहला तो आगे बच्चा नहीं होगा। अगर किसी का एक लड़की होगी तो वो एक लड़के की तलाश में एक बच्चा और होगा, उसके बाद उसको कोई बच्चा नहीं होगा। अगर लड़की भी होगी वो 2 पर स्टॉप। कुल मिला के आप ये करते हैं कि ये जो डेमोग्राफिक जो इम्बैलेंस है इसको बढ़ाने के लिए मुसलमान अपनी जनसंख्या कम करें ना करें, क्योंकि कम होने की संभावना कम है उसमें ना, तो आप जो है अपनी जनसंख्या बढ़ा करके इस संतुलित तो करें कम से कम कर सकते हो। बिल्कुल सही कहा आपने। धन्यवाद शाहिद जी हमसे जुड़ने के लिए और हमसे इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। तो ये शाहिद जी थे और कह रहे थे ये जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है और इसको अगर बैलेंस करना है तो मुसलमानों की बढ़ती आबादी को रोकना मुश्किल है, और रोकने के पीछे अगर आप जाएंगे तो शायद समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि इस इम्बैलेंस को रोकने के लिए या संतुलन पैदा करने के लिए हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ाए और हम दो और हमारे दो के सिद्धांत से अलग जो है आप जो है अपनी जनसंख्या 4-5 क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, इन लोगों ने एक सिद्धांत अडॉप्ट किया, साहब हमारी संपत्ति बढ़ जाएगी। आज ईश्वर ने कितने बच्चे हिंदुओं को कितने बच्चे करने चाहिए आपके हिसाब से? कम से कम 3, कम से कम 3। चलिए, तो शाहिद जी के हिसाब में जो कम से कम अगर इस संतुलन इसको बनाए रखना है तो कम से कम एक हिंदू को अपने परिवार में 3 बच्चे तो करने ही चाहिए। फिलहाल इस विशेष मुलाकात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।